नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। शुरुआत करेंगे बिहार बुलेटिन की। एक मारोगे हम तीन मारेंगे, कुछ इसी तर्ज पर अब बीजेपी और जेडीयू की राजनीति चल रही है। भले ही बिहार में बीजेपी और जेडीयू की सरकार चल रही हो, लेकिन बाहर से सब कुछ ठीक ठीक लग रहा है। लेकिन अंदरूनी लड़ाई इस कदर जारी है कि इसमें एक दूसरे को पछाड़ने में दोनों दल लगे हुए हैं। दरअसल मामला शुरू हुआ था गोपालगंज के बैकुंठपुर से, जहां जेडीयू के पूर्व विधायक मनजीत सिंह से यह मामला शुरू हुआ। मनजीत सिंह बैकुंठपुर से 2010 में जेडीयू से विधायक थे, लेकिन 2015 में मनजीत सिंह ने बीजेपी और जेडीयू से अलग चुनाव लड़ा था। इसमें बीजेपी के थे मिथिलेश तिवारी, जो जीत गए थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में मनजीत सिंह को इसलिए सीट नहीं मिली क्योंकि वहां से बीजेपी के सिटिंग विधायक मिथिलेश तिवारी ने दावा ठोक दिया था। यहां पर यह सीट बीजेपी के पास आई और मिथिलेश तिवारी चुनाव लड़े। इधर मनजीत सिंह ने जेडीयू से पाला छड़ाते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ा। परिणाम यह हुआ कि ना तो मनजीत सिंह जीते, ना ही मिथिलेश तिवारी। ये सीट आरजेडी के खाते में चली गई और जेडीयू ने अपने सभी नेताओं को मनजीत सिंह को मनाने में लगा दिया। अंततः मनजीत सिंह जेडीयू में वापस आ गए। अब बात ये बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हुई। बीजेपी ने भी प्लान बनाया कि 2020 विधानसभा चुनाव में जिन जिन नेताओं को उन्होंने बाहर निकाला है उनको वापस बुलाएंगे। इसमें आधा दर्जन से ज्यादा नेता बीजेपी छोड़कर एलजेपी से चुनाव लड़ रहे थे। उनकी पार्टी ने 6 साल के लिए उन्हें निष्कासित कर दिया था, लेकिन जैसे ही जेडीयू ने मनजीत सिंह को वापस लिया, उसके बाद एक एक करके बीजेपी ने भी अपने पुराने नेताओं को वापस लेना शुरू कर दिया। इसमें पहला नाम बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे राजेंद्र सिंह का आता है। इसी तरह से बीजेपी के कद्दावर नेता रामेश्वर चौरसिया सियाराम से चुनाव लड़े। इसमें ना तो जेडीयू चुनाव जीत पाया और ना ही रामेश्वर चौरसिया चुनाव जीते, लेकिन इनको बीजेपी ने वापस ले लिया। तीसरे नंबर पर पार्टी की कद्दावर नेत्री उषा विद्यार्थी ने विक्रम से जाकर चुनाव लड़ा था। इसमें उनकी हार हुई। वहां से वाम दल के चुनाव जीत गए थे और जेडीयू की उनकी करारी हार हुई थी। उनको भी बीजेपी ने वापस अपने खेमे में ले लिया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल का कहना है कि विधानसभा चुनाव 2020 में जो परिस्थितियां बनी थी, उसमें पार्टी से कुछ नेता गए थे, वो लगातार चुनाव लड़ते रहे, लेकिन अब वो वापस आना चाहते हैं और उनकी आस्था के लिए अब वो पार्टी के लिए काम करें, तो उन्हें वापस लिया जा रहा है। और राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने पार्टी में सत्ता परिवर्तन पर हो रही चर्चाओं पर विराम लगा दिया है। उन्होंने शुक्रवार को ही दिल्ली में कहा कि जो लोग ये खबर फैला रहे हैं कि तेजस्वी यादव को राजद का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है, वो मूर्ख हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी का सारा काम वो खुद देख रहे हैं। लालू प्रसाद बीमार जरूर चल रहे हैं, लेकिन वो अभी भी जीप चला सकते हैं, उस जीप चलाने की स्थिति में है, चुनावी सभा में भाग लेने की स्थिति में है, और ये सब उन्होंने पिछले दिनों भी करके दिखाया है। आपको बता दें, एक दिन पहले भी बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कहा था कि लालू प्रसाद को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर रहना चाहिए। जानकारी के अनुसार 10 फरवरी को पटना के मौर्य होटल में राजद के राष्ट्रीय कार्य समिति की एक बैठक होनी है। इसी बीच राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच ये चर्चा तेज होने लगी कि राजद का नया अध्यक्ष जो है चुनने की प्रक्रिया है और इसमें बैठक के दौरान वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कुछ नेताओं ने तो ये भी चर्चा की कि लालू प्रसाद बीमार चल रहे हैं, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सौंप सकते हैं। ऐसा कयास लगाने वालों की नीयत पर लालू प्रसाद ने पानी फेर दिया है। लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली में नीतीश भाजपा पर निशाना भी साधा और उन्होंने कहा कि नीतीश और भाजपा मिलकर बिहार के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। भाजपा और नीतीश दोनों ही थैथलॉजी में एक्सपर्ट हैं और कांग्रेस से जुड़े सवाल पर लालू प्रसाद ने कहा कि केंद्र में कांग्रेस के साथ गठबंधन है। उनसे जब ये पूछा गया कि क्या बिहार में कांग्रेस के साथ समझौता नहीं होगा, तो लालू मीडिया पर बिफर पड़े। बोले कि आप लोग झगड़ा लगाने का काम मत कीजिए। तो वहीं खाद को लेकर बिहार के किसान वितरण केंद्रों के बाहर लंबी कतारों में खड़े दिखाई दे रहे हैं। उधर मंत्री से लेकर सांसद तक केंद्रीय मंत्री के सामने गुहार दर गुहार लगा रहे हैं, लेकिन किसानों को राहत नहीं दिला पा रहे। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह के बाद अब सांसद रामकृपाल यादव ने खाद किल्लत को लेकर केंद्रीय उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख लक्ष्मणबाई मंडाविया से बात की है। बिहार में खाद की उपलब्धता नहीं होने की वजह से किसान हलकान है। साथ ही पाटलिपुत्रा के भाजपा सांसद रामकृपाल यादव ने इसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य पर और परिवार कल्याण और रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख लक्ष्मणबाई
मंडाविया से मुलाकात की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से बिहार में जारी खाद्य संकट का समाधान जल्द करने की मांग की है। कुछ दिनों पहले ही राज्य के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने जल्द ही समस्याओं का समाधान होने का भरोसा भी दिलाया था, लेकिन अब तक ऐसा हो नहीं सका है। खाद की किल्लत बिहार में लगातार देखी जा रही है और यहाँ के किसानों को नवंबर और दिसंबर में खाद की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। कृषि विभाग के आंकड़ों को देखें तो राज्य में इन 2 महीनों में करीब 41% खाद की कम आपूर्ति हुई है। इसकी वजह से जगह जगह खाद वितरण केंद्रों पर किसानों की लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। दिसंबर में ये तस्वीरें सामने आने के बाद अब बिहार के कृषि मंत्री ने 7 दिन में समस्या का समाधान होने की बात कही थी, लेकिन फरवरी आने के बावजूद खाद की किल्लत अभी भी जारी है। हाल ही में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी इसे लेकर सरकार पर सवाल उठाए थे। और राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा और भाजपा के बिहारी सांसद राकेश सिन्हा के बीच शुक्रवार को सदन के मद्देनजर बहस छिड़ गई। राकेश सिन्हा की तरफ से जनसंख्या नियंत्रण पर लाए गए प्राइवेट मेंबर बिल पर चर्चा के दौरान मनोज झा ने बिहार से जुड़ी एक प्रचलित कहावत की चर्चा की। उन्होंने कहा कि बिहार के बारे में कई बार लोग हंसी में कहते हैं कि जब नील आर्मस्ट्रांग चांद पर गए थे तो उन्हें वहां एक बिहारी ने चाय पिलाई थी, वहां पहले से ही था, वो खोमचा लगाकर बैठा था। ये कहकर मनोज झा ने बिहार के उस त्रासदी की तस्वीर संसद में रखी जिसे पलायन कहा जाता है। राजद सांसद ने बिल लाने के पीछे राकेश सिन्हा की मंशा को निशाने पर साधते हुए कहा कि राकेश जी के साथ ये दिक्कत है, इजहार मोहब्बत से पहले बदनाम नजर हो जाती है। मैं दिल में इरादा करता हूं, दुनिया को खबर हो जाती है। झा ने यह भी कहा कि दिसंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय अनुभव बताते हैं कि बच्चों की संख्या सीमित करना काउंटर प्रोडक्टिव होता है, इससे जनसंख्या विकृति पैदा होती है। उन्होंने ये भी कहा कि बीते कुछ वर्षों में एक अद्भुत बात हमारे सार्वजनिक जीवन में हुई। नेताओं ने बहुत से काम अपने हाथों में ले लिए। पहले इतिहास लेखन का काम इतिहासकारों का होता था, लेकिन आजकल नेताओं ने भी वो काम ले लिया है। मनोज झा ने आगे कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनने से भ्रूण हत्या बढ़ जाएगी। तो वहीं सरस्वती पूजा को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम कर दिए गए हैं। जिले में करीब 669 स्थानों पर पुलिस की तैनाती की गई। भागलपुर की अगर बात करें तो भागलपुर सदर क्षेत्र में 73 और कहलगांव अनुमंडल में 25 स्थानों पर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। अनुमंडल कार्यालयों में 8 फरवरी तक 24 घंटे कंट्रोल रूम कार्यरत रहेगा। और आपको बताते चलें कि जिला कंट्रोल रूम में आपात स्थिति से निपटने के लिए डीएसपी मुख्यालय के नेतृत्व में पुलिस पदाधिकारी और बल को अलर्ट मोड में रखा गया है। सभी संवेदनशील स्थानों पर जिले के वरीय अधिकारियों को लगाया गया। साथ ही सरस्वती पूजा को लेकर अनुमंडल कार्यालय में 24 घंटे कंट्रोल रूम कार्यरत होने के निर्देश दिए गए। ये 3 पालियों में 4-4 अधिकारियों को यहां पर तैनात किया गया है। जिला नियंत्रण कक्ष में डीएसपी मुख्यालय के अलावा 1 पुलिस निरीक्षक, 6 पुलिस पदाधिकारी, 1 प्लाटून सशस्त्र बल, 3 से 12 का लाठी बल और 1 टुकड़ी अग्निशमन दस्ता, 1 सेक्शन अनुग्रह दस्ता के साथ ही 1 बड़ी गाड़ी और 3 छोटी गाड़ियों के साथ तैनात रहेंगे। साथ ही आपको बताते चलें कि सार्वजनिक स्थलों पर सरस्वती पूजा का आयोजन नहीं होगा। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा है कि कोरोना प्रोटोकॉल के अनुपालन के लिए सार्वजनिक स्थलों पर जनहित में सरस्वती पूजा का आयोजन नहीं किया जाएगा। सरस्वती पूजा के दौरान डीजे के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। सभी डीजे संचालकों से इस आशय पर बंद पत्र भी लिया गया था। जिलाधिकारी ने संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त चौकसी बढ़ाने के भी निर्देश दिए। सरस्वती पूजा के मद्देनजर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूजा के दौरान डीजे, अश्लील गाना और भड़काऊ कार्टून पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं मुजफ्फरपुर में कोरोना से बचाव के लिए अब ज़ाइकोव-डी टीका दिया जाएगा। इसकी तैयारी भी शुरू कर ली गई है और सोमवार से इस टीके की डोज दी जाने लगेगी। मुख्यालय से 40,000 टीकों का डोज आवंटित हो चुका है और इसके पहले एएनएम की ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। दरअसल सिविल सर्जन डॉक्टर विनय शर्मा ने बताया है कि जिले में इस टीकाकरण के लिए 4 सेंटर्स बनाए गए। इसमें श्री कृष्ण मेडिकल हॉस्पिटल, मुशहरी पीएचसी और सदर अस्पताल शामिल हैं। ये टीका 18 साल से अधिक उम्र वालों को दिया जाएगा। और आपको बता दें कि पहले कोवैक्सीन और कोविशील्ड के बाद अब ज़ाइकोव-डी टीका दिया जाएगा। इस टीके का 3 डोज लगेगा और 28 दिन के अंतराल पर तीनों डोज दिए जाएंगे।
बताया जा रहा है कि ये निडल फ्री इंजेक्शन है और इसमें दर्द का एहसास थोड़ा भी नहीं होगा। ये टीका एक विशेष प्रकार की मशीन से दिया जाएगा। एक मशीन से हजारों बार इंजेक्शन दिया जा सकता है। रविवार को एक बार फिर से सभी एएनएम को रिमाइंडर के तौर पर ट्रेनिंग भी दी जा सकती है। साथ ही आपको बताते चलें, इससे टीकाकरण के दौरान किसी प्रकार की गलती की गुंजाइश नहीं होगी। अभी जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर 2 प्रकार की वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन दी जा रही है और अब से ये तीसरी वैक्सीन जो कि सोमवार से शुरू कर दी जाएगी। जिला स्वास्थ्य विभाग ने इसे लेकर पूरी तैयारी भी कर ली है। पीएचसी प्रभारियों को भी इसके अवगत करा दिया गया और उन्हें भी इसकी ट्रेनिंग दी जा चुकी है। और आरआरबी एनटीपीसी अभ्यर्थियों के बीच परीक्षा नियुक्ति पद मेरिट और रिजल्ट को लेकर पसरे हुए डाउट को क्लियर करने के लिए रेलवे की ओर से किया गया जंक्शन पर काउंटर लगा दिए गए हैं। अब लेकिन कोई भी अभ्यर्थी उस काउंटर का अब तक लाभ नहीं उठा सका है। इस बात से रेलवे का पर्सनल डिपार्टमेंट खासा परेशान है। बीते 26 जनवरी से ही ये जंक्शन पर डाउट क्लियर करने और अपनी बातों को रखने के लिए आउटरीच काउंटर खोले गए हैं, पर उस काउंटर पर अब तक एक भी अभ्यर्थी ने ना तो अपना डाउट शेयर किया, ना ही अपनी बात ही रखी है। हर दिन काउंटर खुलते हैं और शाम को बंद हो जाते हैं, एक भी अभ्यर्थी नहीं पहुंचता। खास बात यह रही कि पर्सनल डिपार्टमेंट के अधिकारी गया शहर में चल रहे कोचिंग संस्थानों के संपर्क कर कैंडिडेट्स को आउटरीच कैंप भेजने की बात कर रहे हैं। जाने के बावजूद कोई भी छात्र अब उन काउंटर्स पर दस्तक देने फिलहाल नहीं पहुंच पाया है। उल्टा पर्सनल डिपार्टमेंट के अधिकारियों को कई कोचिंग संस्थानों की ओर से देख लेने की धमकी भी दी गई। 26 जनवरी को गया जंक्शन पर अभ्यर्थियों ने जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन करते हुए ट्रेन में आग लगा दी थी। इसके बाद से पुलिस हरकत में आई और 10 लड़कों को जेल भेज दिया गया। तब से ही कोचिंग संस्थान के छात्र डरे और सहमे हुए हैं कि कहीं रेल पुलिस उन्हें भी जेल ना भेज दे। बताया यह जा रहा है कि कोचिंग संस्थानों के संपर्क कर रेलवे के पर्सनल डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर ने कहा था कि हम आपकी शंका को दूर करने के लिए आउटरीच कैंप पर बुला रहे हैं, आइए। लेकिन इस बात का स्टूडेंट्स ने गलत ही मतलब निकाला है शायद, और स्टूडेंट्स के गले ये बात उतर नहीं रही। उनमें डर है कि कहीं उन्हें भी गिरफ्तार न कर लिया जाए। आगे आपको बता दें कि छात्रों के बीच चर्चा होने लगी है कि अगर हम स्टेशन पर गए तो उन्हें पकड़कर अंदर कर दिया जाएगा। इधर पर्सनल डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर बीके सिन्हा ने कहा है कि हम किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए अधिकृत नहीं हैं। उन्होंने इतना जरूर कहा कि आउटरीच काउंटर पर अब तक एक भी अभ्यर्थी ने अपना डाउट या सजेशन दर्ज नहीं कराया है। और दरोगा बहाली में एक बार फिर से धांधली का आरोप सामने आया है। इस दौरान कैंडिडेट्स ने एक बार फिर से गड़बड़ी की आशंका जताते हुए बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। आरोप है कि परीक्षा के पहले ही ऐसे सिस्टम की मांग की जा रही थी जिससे पारदर्शिता पर सवाल नहीं खड़ा हो। इसके लिए रिजल्ट के साथ आसार और ओएमआर शीट भी मांगा गया था। ऐसा नहीं किए जाने पर भर्ती प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करते हुए अब आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है। कैंडिडेट्स ने बिहार दरोगा बहाली में धांधली की आशंका को लेकर अब बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। दरोगा बहाली में मार्क्स, आंसर और ओएमआर शीट जारी करने की मांग को लेकर कैंडिडेट्स आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। पार्टी परीक्षा का परिणाम आने के बाद अब बड़ा बवाल मच गया है। बिहार दरोगा बहाली पीटी का रिजल्ट आते ही बोर्ड विवादों में आ गया है। कैंडिडेट्स का यह कहना है कि ना तो मार्क्स जारी किए गए और ना ही आंसर की और ना ही ओएमआर शीट दी गई। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया पर सवाल है। पूर्व में दरोगा बहाली के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे राष्ट्रीय छात्र एकता मंच के अध्यक्ष छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा था कि पिछली बार की तरह इस बार भी दरोगा बहाली में धांधली की तैयारी है। पिछली दरोगा बहाली की तरह ही इस बार भी करीब 2213 दरोगा बहाली में कोई पारदर्शिता नहीं है। दरोगा बहाली में पारदर्शिता की मांग काफी समय से ही की जा रही थी। ऐसे में परीक्षा से पहले भी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर पारदर्शिता लाने की मांग की गई थी। 2446 दरोगा बहाली के समय भी कई बार पटना की सड़कों पर उतरकर छात्रों ने ये मांग की और आयोग जाकर ज्ञापन भी दिया, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा है।
और बिजली चोरी करने के मामले में एक बड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया है। इसमें बिजली विभाग के अधिकारी ही संलिप्त पाए गए। दरअसल 4 महीने पहले ही एसटीएफ में मीनापुर में एक शोरूम और होटल में जांच के दौरान बिजली विभाग के अधिकारियों की संलिप्तता सामने आई है। एसटीएफ ने एक रिपोर्ट तैयार कर एनपीबीडीसीएल को सौंप दी थी और इस रिपोर्ट के आधार पर ही मीनापुर के जूनियर इंजीनियर मुकुंद मोहन दास को सस्पेंड कर दिया गया, जबकि 3 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चलाने का निर्देश दिया गया। मुकुल कुमार गुप्ता प्रबंधक निदेशक ने शुक्रवार को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्षेत्रीय अभियंताओं के साथ राजस्व संग्रहण मामले की समीक्षात्मक बैठक की। इसका प्रेस रिलीज भी जारी किया गया और बताया गया कि इस बैठक के दौरान लक्ष्य के अनुरूप कम राजस्व प्राप्त करने के कारण 20 कनीय विद्युत अभियंताओं को 1 सप्ताह के वेतन उनका स्थगित करने का निर्णय लिया गया। प्रबंध निदेशक द्वारा सभी अभियंताओं को निर्देश भी दिए गए थे कि लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रहण में किसी भी स्तर पर शिथिलता अस्वीकार नहीं की जाएगी। इस दौरान जनवरी में 459 करोड़ का राजस्व संग्रह किया गया। फरवरी 22 में रुपए 763 करोड़ का राजस्व संग्रहण का लक्ष्य था और ऐसे में एसटीएफ की जांच प्रतिवेदन को लेकर विद्युत ऊर्जा चोरी में संलिप्तता और राजस्व की हानि में संलिप्त पाए जाने पर मुकुंद मोहन दास, कनीय विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रशाखा मीनापुर को निलंबित कर दिया गया, जबकि मनोज कुमार जायसवाल, विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल मुजफ्फरपुर पूर्वी के और प्रभांत कुमार सिंह, सहायक विद्युत अभियंता, नीरू कुमार, कनीय विद्युत अभियंता और विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल मुजफ्फरपुर के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रबंधन करने का निर्णय लिया गया है। ख्वाजा जमाल, सीनियर प्रोटोकॉल ऑफिसर, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सभी अधिकारियों को राजस्व वसूली को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी के तहत सड़क और नालों की साफ सफाई का कार्य तेजी के साथ हो रहा है। शहर के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब नाला जाम होने की समस्या थी और अब इससे भी छुटकारा मिल सकता है। बता दें कि अब तक नगर निगम के पास सिर्फ एक ही सुपर शॉकर मशीन थी और इससे अब बड़े नाले की उगाही करने की वजह से इसको साफ किया जा रहा है। आपको बता दें, उड़ाही करने के समय भी अधिक लग रहा था, लेकिन परेशानी भी हो रही थी। इसे देखते हुए गाजियाबाद से 10 सुपर शॉकर मशीन मंगाए गए हैं और अब तक एक साथ बड़े नाले की उड़ाही करने की वजह से 2 मशीन लगाए जाएंगे। इससे घंटे भर में नाला की उगाही हो जाएगी और हालांकि अभी इसे सड़क पर उतारने में 1 हफ्ते से अधिक का समय लग सकता है। इन सुपर शॉकर वाहन का रजिस्ट्रेशन समेत अन्य कागजी प्रक्रिया होनी बाकी है। संबंधित एजेंसी ने यह मशीन निगम को सौंप दी है और नगर निगम के इंजीनियर इस मशीन की जांच करेंगे। रिपोर्ट अगर सही रही तो इससे नगर आयुक्त को अवगत कराया जाएगा और इसके बाद ही इन मशीनों से काम लिया जाएगा। हर साल बारिश के मौसम में शहर में जल जमाव की भीषण समस्या हो जाती है। इसी कारण शहर की हालात नरकीय हो जाती है, छोटे बड़े नाले जाम हो जाते हैं, इससे जल निकासी हो नहीं पाती। लेकिन अब इन मशीनों के आने से जल जमाव से मुक्ति मिल सकेगी, साथ ही नाले की साफ सफाई भी समय पर हो सकेगी। निगम प्रशासन ने अचल निरीक्षण और वार्ड जिम्मेदारों को छोटे बड़े नालों की रिपोर्ट उनसे मांगी है ताकि वहां तक मशीन से काम लिया जा सके। तो वहीं इंटर परीक्षा में 2 दिनों की छुट्टी के बाद अब सोमवार को परीक्षा होगी। शनिवार और रविवार को छुट्टी में सेंटर पर परीक्षा तैयार की जाएंगी। सोमवार को 7 फरवरी को सुबह की पाली में जीव विज्ञान और शाम को पाली में राजनीति शास्त्र की परीक्षा होगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कास का कहना है कि सोमवार की परीक्षा को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। हालांकि बोर्ड की लाख सख्ती के बाद भी नकलचियों के साथ दूसरों की जगह परीक्षा देने वाले भी खूब सामने आ रहे हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटर परीक्षा में शुक्रवार को 62 लोगों की उनको निष्कासित किया गया है। साथ ही 5 ऐसे कैंडिडेट्स को पकड़ा गया जो दूसरों की जगह एग्जाम देने आए थे। शुक्रवार को प्रथम पाली में विज्ञान और वाणिज्य संकाय के 6,31,880 परीक्षार्थियों के लिए अंग्रेजी विषय की परीक्षाएं हुई थी। दूसरी पारी में कला संकाय के 5,95,513 परीक्षार्थियों के लिए इतिहास के विषय की परीक्षा हुई। शुक्रवार को 65 नकलची परीक्षा से निष्कासित किए गए। इनमें से सबसे अधिक एक जिले से 17 नकलची पकड़े गए हैं। नालंदा में 17, भोजपुर में 5, सारण में 9, सुपौल में 5, भागलपुर में 3, खगड़िया में 2, बक्सर में 2, रोहतास में 12,
सीतामढ़ी में 1, वैशाली में 5, शेखपुरा में 1 नकलची पकड़ा गया है। इसके साथ ही बांका में 2, सुपौल, नवादा और माधेपुरा में 2-2 नकलची पकड़े गए। कुल 5 ऐसे लोगों को पकड़ा गया जो दूसरों की जगह परीक्षा देने पहुंचे थे। सरस्वती पूजा माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन मां सरस्वती की पूजा अर्चना करने से बुद्धि और ज्ञान का वरदान मिलता है। माता सरस्वती को ज्ञान, संगीत, कला और शिल्प कला की देवी माना जाता है। वसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती की उपासना की जाती है। इस दिन श्री पंचमी और सरस्वती पूजा के नाम से भी इस दिन को जाना जाता है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं इस साल सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त और इसकी महत्वता। इस साल के सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त। मां सरस्वती के पूजा की विधि। वसंत पंचमी 5 फरवरी 2022 को मां सरस्वती की पूजा के लिए 5 घंटे 28 मिनट का शुभ मुहूर्त रहेगा। इस दिन सुबह 7:19 से ही 12:35 तक मां सरस्वती की पूजा करना शुभ रहेगा। चलिए आपको बता दें कि कैसे करें मां सरस्वती की पूजा अर्चना। इस दिन सुबह स्नान करके पीले रंग के वस्त्र धारण करके मां सरस्वती की पूजा और व्रत का संकल्प ले। इसके बाद एक चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर मां सरस्वती की मूर्ति रखे। पीले वस्त्र, पीला चंदन, हल्दी और केसर हल्दी से रंगे पीले अक्षत, पीले फूल का मां को अर्पित करे और इस दिन मां शरदे को पीले रंग के मीठे चावल का भोग लगाए और मां की आरती और वंदना करके आशीर्वाद प्राप्त करें। चलिए साथ ही आपको ये भी बता दें क्यों मनाते हैं सरस्वती का प्रकाट्य माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को हुआ था और इस वजह से हर साल सरस्वती पूजा होती है। इस तिथि को वसंत पंचमी और श्री पंचमी भी कहते हैं। मां सरस्वती को मां शारदा भगवती, वीणा वादनी और वाग्य देवी बागेश्वर के नामों से पुकारा जाता है। मां सरस्वती को पीला रंग बेहद प्रिय है, इसलिए वसंत पंचमी पर मां सरस्वती पूजा को पीले वस्त्र और पीले फूल, पीले रंग की मिठाई अर्पित करना शुभ माना जाता है। इसी के साथ ही बिहार बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।